हेलो एवरीवन, कैसे आप सब सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मेरा नाम है शिवम कुमार और पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। और आज हम लोग वैदिक सभ्यता यानी वैदिक कल्चर से रिलेटेड हर एक पॉइंट्स को कवर करेंगे और एक वीडियो में पूरे चैप्टर्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे। और ये कंफर्म एकदम गारंटी रही है कि इसको पढ़ने के बाद ये जो सीरीज चलाया जा रहा है, अगर ये सीरीज को आप अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो आपको हिस्ट्री की एक अलग समझ हो जाएगी। अगर बात करें कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की, तो उसमें आपको हिस्ट्री से अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, खासकर जनरल टेस्ट की बात किया जाए, या फिर अगर आप सीवीटी पीजी एलएलबी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो, वहां पर भी आपको ये अच्छा खासा रोल प्ले करेगा। अगर कोई आप एसएससी लेवल का एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई कंपटीशन लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर भी अच्छा रोल प्ले करेगा। इवन अगर आप मेंस लेवल के एग्जाम दे रहे हो तो इसका जो नोट्स बनाया गया है सेम उसी लेवल का बनाया गया है। और मैंने जो बुक प्रेफरेंस करता हूं वो लुसेंट को करता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और आपको क्वेश्चन को धीरे धीरे पॉइंट्स को समझाते चला जाऊंगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको क्वेश्चन को लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अपने हिसाब से कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैदिक वैदिक कल्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी क्यों पड़ा था? क्योंकि जितने भी साइट्स मिले थे वो सारे सिंधु नदी के आसपास या सिंधु नदी के ट्रिब्यूटरीज के आसपास मिले थे, इसलिए उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। तो इसी तरह इसका भी नाम वैदिक सभ्यता क्यों रखा गया? तो वैदिक सभ्यता इसके रखने का जो मुख्य रीजन था, क्योंकि इसकी जानकारी हमको वेदों से मिलती है। वैदिक सभ्यता की हमको जानकारी, हमें जो जानकारी मिलती है वो वेदों से मिलती है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैदिक कल्चर इज अ रूरल सिविलाइजेशन डेवलप्ड बाय आर्यंस। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा विकसित एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो पहला तो आपको यह पॉइंट बनेगा कि जिस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो अर्बन सिविलाइजेशन थी, उसी तरह उसका जस्ट अपोजिट ये जो थी ग्रामीण सभ्यता थी, यानी कि रूरल सिविलाइजेशन थी, रूरल। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता जो थी वो रूरल सिविलाइजेशन यानी ग्रामीण सभ्यता थी। साथ ही साथ इसको आर्यंस के द्वारा डेवलप किया गया था। अभी आर्यंस कौन थे? तो आर्यन, इसके बारे में हम आगे बताते हैं आर्यंस कौन थे। तो हुआ क्या था कि मैक्स मुलर एक थे। मैक्स मुलर के अनुसार जो आर्य थे वो सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। ठीक है, सेंट्रल एशिया से आर्य यहां पर हमारे भारत की तरफ आए थे। और वो लोग किस जाति से बिलोंग करते थे? तो वो लोग आर्य आर्य जाति से बिलोंग करते थे। इसलिए कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता में जो भी उनका विकास हुआ, जो भी उद्भव हुआ, वो आर्यों के द्वारा ही हुआ, क्योंकि यहाँ पर आर्य बसे थे और आर्य ही इसके मुख्य कारण थे यहाँ के विकास का। और यहाँ के प्राइम रेसिडेंट की बात करें, वो भी मूल निवासी आर्यों को ही बोला गया है। तो आर्य कौन थे? आर्य वो लोग थे जो सेंट्रल एशिया से भारत में आए हुए थे। आर्य कोई हमारे देश के नहीं थे, दूसरे देशों से हमारे देश में आए हुए थे और यहाँ पर रहकर इन्होंने अपने को विकास किया। सबसे पहले जो आर्य आए थे वो सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में गए, जहां पर सिंधु नदी के आसपास वाले जो एरिया है। तो आर्य भी सिंधु नदी के आसपास यानी इंडस रिवर के आसपास वाले एरिया में इन्होंने अपना विकास को स्टार्ट किया और वहीं पर अपने पहला जीवन यापन यहीं से इन्होंने शुरू किया। अब बात करते हैं वैदिक कल्चर। इसका जो वैदिक कल्चर का जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक है। इस टाइम पीरियड को आप याद कर लेना, एग्जाम में ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन एकदम गारंटेड बनते हैं। वैदिक कल्चर का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके जरूर बताना कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैंने आपको टाइम पीरियड बताया था, क्या आपको टाइम पीरियड याद है? नहीं याद है तो आप जाकर गूगल करो और कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखना। वैदिक कल्चर को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। इसका जो पूरा टाइम पीरियड होगा वो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक होगा, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे इसको टाइम पीरियड को दो पार्ट में बांटेंगे। पहला जो है वो ऋग वैदिक पीरियड है और दूसरा जो है वो लेटर वैदिक पीरियड है। ऋग वैदिक पीरियड मतलब ऋग वैदिक काल और दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 बीसी है और वहीं उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक है।
मतलब हम लोग का जो पढ़ने वाले हैं वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी है। उसको हम लोगों ने दो पार्ट में बांट लिया, एक ऋग वैदिक पीरियड हो गया और दूसरा हो गया लेटर वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड को हम लोगों ने 1500 बीसी से 1000 बीसी तक रखा और लेटर वैदिक पीरियड को हम लोगों ने 1000 बीसी से 600 बीसी तक रखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ के जो भाषा वैदिक सभ्यता यानी वैदिक जो सिविलाइजेशन वाले लोग थे वो आपस में संस्कृत लैंग्वेज का यूज करते थे। यानी जो भी हमारे देश में आर्य विकसित हुए थे, यहाँ पर रह रहे थे, वो लोग लैंग्वेज कैसा यूज करते थे, संस्कृत लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको बन सकता है कि वैदिक सिविलाइजेशन के जो पीपल्स थे, जो लोग थे, वो किस लैंग्वेज का यूज किया करते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत हो जाएगा। अब हमने बताया कि दो पार्ट है, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऋग वैदिक काल। पहले हम लोगों ने ऋग वैदिक के बाल पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। ऋग वैदिक काल पढ़ने के बाद आपको जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे जानकारी आपको यहीं से मिल जाएगा और उत्तर वैदिक काल हम लोग बहुत कम समय में उसको कवर कर लेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग ऋग वैदिक काल को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसके पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को देखते हैं, यानी उसकी राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, किस तरीके से ये लोग काम किया करते थे। तो सबसे पहले यहां पर आइए, मैं इस फिगर को दर्शाया हूं। इस फिगर को आप ये जो गोल किया हूं इसको आप मानना कुल, इसको मानना आप ग्राम, इसको मानना आप जन और इसको मानना आप राष्ट्र। इस फिगर को आप बस याद रखना, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए जब प्रशासनिक व्यवस्था चलाना है तो पहले हमको लोगों को समझना होगा। जिस तरह से भारत में सारे स्टेट मिलकर एक राज्य, सारे स्टेट छोटे छोटे जो राज्य हैं वो मिलकर हमारे सेंट्रल बनते हैं, उसी तरह ये लोग भी छोटे छोटे कुछ न कुछ मिलकर बना करते थे। तो सबसे पहले ये छोटे वाले जो कुल थे वो सारे जब कुल मिल गए तो बन गए ग्राम, ठीक है। सारे कुल मिल गए तो बन गए ग्राम। जब सारे कुल मतलब हो गया सारे फैमिली हो गए। जब सारे फैमिली, अगर गांव के फैमिली लोग आपस में मिल गई तो क्या हो जाती है, एक गांव का रूप ले लेती है। जब सारे गांव मिल जाते हैं तो एक जन के रूप में उसको जाना जाता था। जन के रूप में, जैसे स्टेट के रूप में बोल सकते हैं इसको, जन को एज ए स्टेट भी हम बिलोंग करते हैं। यानी सारे जब फैमिली मिल गए तो गांव बन गए, सारे गांव मिल गया तो सारे गांव मिल गए तो उसको हम लोग स्टेट बोल सकते हैं। और सारे जब स्टेट मिल गए तो क्या होगा, हमारा राष्ट्र हो गया, यानी हमारा इंडिया हो जाएगा। तो उसी तरह उस समय भी वो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के भी कुछ ऐसे ही कारण थे। सबसे उनमें से एक था कुल, ठीक है। कुल का जो हेड था उसको कुलपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कुलपति या फिर कुलम। उसके बाद विलेज का जो हेड था वो ग्रामणी, उसको ग्रामणी के नाम से जाना जाता था। और ये छोटे से बड़ा है, सबसे छोटा होता है कुल, उसके बाद ग्राम, मतलब सबसे छोटा कुल, उससे बड़ा ग्राम, उससे बड़ा विस, ठीक है। तो ये धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। उसके बाद जो तीसरा था विस, ठीक है। यहां पर एक 20 का मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। यहां पर 20 भी होगा, कुल ग्राम 20, ठीक है। जैसे कि ऐसे समझिए, कुल छोटे छोटे फैमिली मिलकर एक गांव बन गई, छोटे छोटे गांव मिलकर क्या हो गया, एक जिला बन गया, और छोटे छोटे जिला बनकर क्या हो गया, एक राज्य बन गया। तो इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। विस जो है, विस के जो हेड थे वो विस्पति कहलाते थे। ये सब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कुल के हेड को क्या कहा जाता था, विलेज ग्राम के हेड को क्या कहा जाता था, विस के हेड को क्या कहा जाता था, जैसे जन के हेड को राजन कहा जाता था। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जन के जो हेड थे उनको क्या कहा जाता था। ऑप्शन में आपको विस्पति दे देगा, ग्रामणी दे देगा, कुलपति दे देगा और राजन दे देगा। और स्टेट यानी राष्ट्र के हेड को राजा कहा जाता था। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग, ये जो मैं चार्ट दिया हूं इसको आप अच्छे से आप लोग याद कर लेना। एग्जाम यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। होप कि यहां तक आप लोगों को सारा कुछ मैं जो समझाया हूं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जब पीपल्स की बात किया जाए, कितने लोग हो गए, एक राष्ट्र बन गए, तो वो राष्ट्र को चलाने के लिए हमें ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती थी। जैसे हमारे देश में आज के डेट में आईएएस है, आईपीएस है, इंस्पेक्टर है, डीएम है, बहुत तरह के लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटेरिएट हैं, जो हमारे देश को चला रहे हैं, हमारे देश को नियंत्रित रूप से चला रहे हैं। उसी तरह वो उस समय भी कुछ ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत पड़ी होगी ताकि हम वे लोग अपने समय को अच्छे तरीके से चला सके। तो इसमें कुछ, जैसे हमारे देश में डीएम बोलते हैं किसको, जो आईएएस कंप्लीट करता है, पुलिस बोलते हैं। तो उस समय जैसे आज के डेट में हम लोग पुलिस बोलते हैं, उस समय पुलिस को कुछ और कहा जाता था,
आज के डेट में हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं उसको हम लोग पंडित बोलते हैं, वो उस समय पुरोहित कहा जाता था। तो जिसमें सबसे पहले तो रिलीजियस ऑफिसर्स यानी धार्मिक अधिकारी थे, उसको पुरोहित कहा जाता था। जैसे कि आज के डेट में अगर भारत में देखा जाए तो आज में हमारे देश में पंडितों का जो समय है वो उस तरह सही से नहीं चल रहा है। पंडितों का पहले राजा का प्रमुख अधिकारी के रूप में जाना जाता था। पंडितों जो थे वो प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, वो पूजा पाठ कराते थे, वो लोग जो कहते थे वो होता था। आज का समय वो नहीं है। एक समय में पंडितों लोग को एक अलग लेवल का रखा जाता था, राजा का मुख्य अधिकारी के रूप में उसे जाना जाता था। तो रिलीजियस ऑफिसर्स के नाम पे कौन थे? प्रीस्ट या फिर पुरोहित। ठीक। अब जैसे आज के डेट में जैसे गुप्तचर थे, ठीक है, आज के डेट में जो गुप्तचर है, उस समय गुप्तचर को क्या कहा जाता था? अस्पष्ट के रूप में नाम जाता था। ठीक है, अस्पष्ट। दुर्गपति को पूर्व, ठीक है, पूरब के नाम से जाना जाता था। ये सब पॉइंट्स को याद करना, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बन सकता है। उसके बाद है चारागाह एवं गोचर भूमि का अधिकारी। ठीक है, चारागाह एवं गोचर भूमि का अधिकारी जो हेड थे वो कौन थे? वाजपति। यानी कि जो भी ऐसे लैंड थे जहां पर चरवाही का काम होता था, वैसे लैंड को वाजपति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, वाजपति। इसके अलावा पुलिस को उग्र, ठीक है, पुलिस को उग्र के नाम से जाना जाता था, पुलिस को उग्र के नाम से। इसके अलावा 12 और भी थे, ये इनका नाम नहीं याद रखना है। 12 और थे, जिसमें सूत थे जो रथ चलाते थे, कंपादी भी कुछ थे। ये सारे 12 लोगों को एक समूह का नाम दिया गया जिसको रत्नी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रत्नी कहा जाता था। जो छोटे छोटे ऑक्यूपेशन को संभालते थे, कोई घोड़े को देखरेख करता था, कोई रथ चलाता था, कोई साफ सुथरा करता था, ऐसे लोगों को रत्नी के रूप दिया गया। और 12 लोगों को अलग अलग नाम ना देकर एक रत्नी का ग्रुप रखा गया, और ये रत्नी में 12 लोग थे, और 12 लोग ये सारे छोटे छोटे काम को किया करते थे। यहां तक आपको कुछ भी ऐसा क्वेश्चन ना हो कि ना समझ में आया हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहां तक सारा कुछ आपको मैंने समझा दिया हूं। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो थे, सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे या फिर अधिकारी थे, वो प्रीस्ट यानी पुरोहित और सोल्जर्स को कहा जाता था। जैसे कि आज के डेट में हमारे प्रमुख अधिकारी के रूप में आईपीएस आईएएस लोग को जाना जाता है, उस समय प्रीस्ट और सोल्जर्स यानी पुरोहित और पुलिस को महत्वपूर्ण अधिकारी के नाम से जाना जाता था। लेकिन एक चीज और भी वहां पर देखने को मिला है कि जुडिशियल ऑफिसर्स के बारे में वहां पर कोई उल्लेख नहीं है। मतलब कि किसी के साथ अगर अन्याय हो तो न्याय कैसे दिलाया जाए, इसके बारे में वहां पर किसी भी तरह का कोई जानकारी वैदिक सभ्यता में यानी ऋग वैदिक सभ्यता में, ठीक है, ये सारे हम लोग बात कर रहे हैं ऋग वैदिक सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं। ऋग वैदिक काल में इस तरह की कोई भी हमें जानकारी नहीं मिली है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऋग वैदिक काल में 2 संस्थाएं थी, ठीक है, संस्थाएं थी, और ये संस्थाएं काम करती थी। 2 टाइप के संस्थाएं थी। जैसे आज के डेट में बहुत सारे संस्थाएं, आईओसीएल है, बीपीसीएल है, एसएससी है, डीयू भी एक संस्था है, बनारस यूनिवर्सिटी एक संस्था है, ठीक है, एसएससी एक संस्था के नाम से उसको भी बोल सकते हो। नहीं वो नहीं, मतलब बीएचयू एक संस्था है। इस तरीके से अगर संस्था आज के डेट में जो इंडिया में है, उस समय भी 2 तरह के संस्थाएं होती थी। एक का नाम था सभा और दूसरा का नाम था समिति। ठीक है, सभा और समिति। और जो समिति के जो हेड थे उसको चेयरमैन, उसको क्या कहा जाता था? ईशान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बस इसी को चेयरमैन के बारे में उल्लेख किया गया हिस्ट्री में। सभा के चेयरमैन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। तो जो समिति थे, उस समिति को जो चेयरमैन थे उसको ईशान कहा जाता था। तो उस समय 2 संस्थाएं थी, एक आपके सभा हो गए और एक समिति हो गए। सभा में वही व्यक्ति थे जो श्रेष्ठ लोग भाग लेते थे। जैसे कि मान लीजिए आज के डेट में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में एक राज्यसभा हो गया, एक लोकसभा हो गया। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो सभा में कौन लोग शामिल होते थे? तो सभा में जो सबसे श्रेष्ठ लोग थे, जो बड़े बड़े थे, धनवान थे, जिनके पास नॉलेज था, जो उस समय में अपने आप को श्रेष्ठ माना जाता था, वही सब व्यक्ति जो थे वो सभा में भाग लिया करते थे। और जो सामान्य लोग थे, जो नॉर्मल पीपल थे, वो लोग समिति में भाग ले सकते थे, सभा में भाग ले नहीं सकते थे। लेकिन इनका दोनों का काम क्या था? तो ये सभा वाले लोग और समिति वाले लोग दोनों राजा को सलाह देने का काम किया करते थे, एडवाइजिंग द किंग। ठीक है, ये दोनों लोग राजा को सलाह दिया करते थे। लेकिन सभा में जो श्रेष्ठ व्यक्ति होगा वही भाग लेगा, और समिति में नॉर्मल पीपल्स कैन टेक पार्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक सारा कुछ समझ में आ गया होगा। यहां पर एक चीज और देखा गया कि स्त्री सभा और समिति में भाग ले सकती थी। वीमेन कुड पार्टिसिपेट इन द मीटिंग एंड कमिटी।
मतलब जब विमेन वहां पर भाग ले सकती थी तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर महिलाओं की जो स्थिति थी उस समय बहुत ही अच्छा हुआ करती थी। एक समय में महिलाओं की स्थिति बहुत भारत में खराब हो चुकी थी, लेकिन वैदिक सभ्यता के समय जो महिलाओं की स्थिति थी बहुत अच्छी थी, तभी तो वो लोग मीटिंग में या फिर कमिटी में वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी वार के बारे में जान लेते हैं कि इनके बीच में वार कैसे होता था। तो एक चीज को बात समझिएगा, इस फिगर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, वार को समझाने से पहले इस फिगर को समझिएगा। जैसा कि आपको पता हो कि जो आर्य थे वो जो वैदिक सभ्यता को स्टैब्लिश किए थे या फिर विकसित किए थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। और सेंट्रल एशिया से आने वाले कौन थे? तो ये सारे आर्यंस थे। ठीक है, कौन थे? आर्यंस थे, ये आपको पता होगा। तो सेंट्रल एशिया से भारत में जब आते थे ये लोग आर्यंस, तो ये लोग ग्रुप में आते थे। पहला एक ग्रुप आ गया, दूसरा एक ग्रुप आ गया, तीसरा एक ग्रुप आ गया और एक चौथा ग्रुप आ गया। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से ग्रुप वाइज जाते थे और आकर अपना एक ग्रुप बना लेते थे जिसको कबीला के नाम से जाना जाता था। एक कबीला यहां हो गई, एक कबीला यहां हो गई, एक कबीला यहां हो गई, एक कबीला यहां गई, टोटल 4 कबीले बन गए। ठीक है, अब सेंट्रल एशिया में ग्रासलैंड बहुत था, वहां पे माने घास वाले जो सिस्टम थे, अच्छे अच्छे हरी हरी घास होती थी, वहां पर घास की उपज भी बहुत अच्छे खास लेवल पे हुए करते थे, हाई लेवल एरिया था। तो वो लोग घासों से परिचित ज्यादा थे। अगर वो घास से ज्यादा परिचित है वो लोग, नॉर्मल सी बात है कि वो लोग क्या करेंगे? पशुपालन जरूर करेंगे। ठीक है, तो इनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन था। अगर बात किया जाए ऋग वैदिक काल की प्रमुख व्यवसाय क्या थी, तो पशुपालन था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लोग क्या करते थे? जब भारत में आए तो भारत में आए तो ये लोग पशुपालन को ही अपना मुख्य स्रोत बनाया और यहां भी पशुपालन करना शुरू कर दिया। जब यहां पर पशुपालन शुरू किए तो उनको गायों को चराने के लिए या फिर भैंसों को चलाने के लिए या फिर जानवरों को चराने के लिए ऐसे जगह उनको जरूरत पड़ती थी जहां पर घास अच्छे खासा मात्रा में जहां पर उग रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर जो युद्ध होता था इसी चरवाही के लिए अपनी जमीन को जो चराने वाले जो जमीन है उसी जमीन को चराने के लिए ये लोग लड़ाई करते थे। ठीक है, ये लोग लड़ाई करते थे। ठीक, और पहला चीज तो ये हो गया। और दूसरा, ये लोग गायों के लिए लड़ाई करते थे। ठीक है, तो आपको मालूम है कि उस समय ये लोग चरवाही करते थे तो ये लोग पशुपालन अच्छे खासा मात्रा में करते थे। और ऋग्वैदिक काल के व्यक्ति लोग, वो लोग गाय को सबसे प्रमुख या फिर पवित्र पशु के नाम से जानते थे। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं पवित्र पशु ये लोग गाय के नाम से जानते थे। तो गाय के लिए भी लड़ाई होता था। ठीक है, गाय के लिए ये लोग एक दूसरे से लड़ाई करते थे। गाय को सबसे प्रिय, आज भी हमारे इंडिया में गाय को सबसे पवित्र पशु के नाम से जाना जाता है। तो उस समय भी पवित्र पशु उसी समय से चला आ रहा है और इसी गाय के लिए लोग आपस में लड़ाई करते थे। यहां पर आप देख सकते हैं द क्लैन यूज्ड टू फाइट विथ ईच अदर फॉर द काउ। कबीले आपस में गाय के लिए एक दूसरे से लड़ाई करती थी। ठीक, अब यहां पर वैदिक सभ्यता में एक वर्ड यूज किया गया जिसका नाम है गविष्टि। क्या यूज किया गया है? एक गविष्टि। तो वैदिक सभ्यता में युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता है। गविष्टि का मतलब होता है गायों की खोज, यानी कि आपस में लोग गायों की खोज के लिए एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते थे। जैसे आज के डेट में हमारे इंडिया में पैसों के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं। ठीक है, उस समय पैसों की लड़ाई झगड़ा ना होकर गायों के लिए लड़ाई झगड़ा होती थी। तो इसके लिए एक वर्ड का प्रयोग किया गया है जिसका नाम है गविष्टि। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि ये बताइए वैदिक सिविलाइजेशन में युद्ध के लिए, वार के लिए किस वर्ड का यूज किया गया है? तो वर्ड है गविष्टि। यहां तक आपको बिल्कुल सारा चीज समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ अगर युद्ध की बात हो रही है तो एक युद्ध का और वर्णन है यहां पर जिसका नाम है बैटल ऑफ 10 किंग्स, यानी 10 राज्य युद्ध। बैटल ऑफ 10 किंग्स मतलब 10 राज्य युद्ध। ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का वर्णन है। द 7th मंडल ऑफ ऋग्वेदा डिस्क्राइब दिस वार, यानी जो ऋग्वेद है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में ये 10 राज्य युद्ध के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यह युद्ध कहां पर हुआ था? तो रावी नदी के तट पर 10 राजाओं के बीच यह युद्ध हुआ था। यानी कि मान लीजिए जैसे कि आपको जैसे बताएं कबीले थे, ठीक है, तो कबीले के वो राजा भी मान सकते हैं आप। तो सारे कबीले आपस में बटे हुए थे। मान के चलते टोटल 10 कबीले थे। ठीक है, टोटल 10 कबीले थे। 10 में ये 9 कबीले जो थे ये आपस में एक साथ हो गए और एक कबीला जो था वो अलग हो गया। और इस कबीला का जो हेड था कौन था? सुदास था। तो ये जो युद्ध हुआ दो लोग के बीच में हुआ। पहले तो सुदास और दूसरे जो 9 किंग बच गए, टोटल 10 में से जो 9 किंग बच गए उनके बीच ये युद्ध हुआ। और इसमें जो जीत हुआ वो किसकी हुई? सुदास की हुई। यानी सुदास अकेले ने 9 राजाओं को हरा दिया। और इसकी जानकारी हमें कहां मिलती है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में,
ठीक है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध के बारे में हम जानकारी मिलती है, और ये युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, तो रावी नदी के तट पर हुआ था। रावी नदी का जो पुराना नाम है उसको परुसनी के नाम से जाना जाता है, जो हम लोग आगे भी इसको अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये रहा आपका पूरा जो भी मैंने आपको बताया, इसके क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या है, या फिर इसके राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी उस समय की, ये मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया। अब अगला जो हम लोग पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल इंफॉर्मेशन, यानी सामाजिक जानकारी कि उनसे रिलेटेड क्या क्या सामाजिक जानकारी हमें मिल सकती है, उसके बारे में हम लोग अब देखेंगे ऋग्वैदिक काल में ही। ठीक है, अभी हम लोग ऋग्वैदिक काल ही पढ़ रहे हैं, कुछ देर बाद हम लोग उसे उत्तर वैदिक काल भी पढ़ेंगे। तो ऋग्वैदिक काल में जो सबसे पहला जो सोशल इंफॉर्मेशन यानी सामाजिक जानकारी जो हमें मिलती है, यहां पर वर्ण व्यवस्था काफी अच्छे खासे मात्रा में थे। वर्ण व्यवस्था क्या होती है कि आपस में लोग बटे हुए, जैसे आज के डेट में कैसे अलग अलग है, ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, उस समय भी वर्ण व्यवस्था के साक्ष्य हमें मिले हैं। अब कहां से मिले हैं, तो ये पढ़िए, द पुरुष सूक्त ऑफ द 10th डिवीजन ऑफ ऋग्वेदा गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कास्ट सिस्टम। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से वर्ण व्यवस्था की हमें जानकारी मिलती है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ये बताइए ऋग्वेद के किसवें मंडल में, कौन से मंडल में वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है, तो 10वें मंडल में। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि ऋग्वेद के किस सूक्त में, तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। ठीक है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से वर्ण व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी इसकी मिलती है। और वर्ण व्यवस्था 4 भागों में बटा हुआ था, पहले थे ब्राह्मण, दूसरे थे क्षत्रिय, तीसरे थे वैश्य, और चौथे क्या था, शूद्र था। ठीक है, तो वर्ण जो थे वो 4 भागों में बटे हुए थे, पहले ब्राह्मण थे, दूसरे क्षत्रिय थे, तीसरे वैश्य थे, और चौथे शूद्र थे। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिली है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से इसकी हमें जानकारी मिली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आज के डेट में वर्ण कैसे होता है, आज के डेट में हम लोग जाति कैसे बांटते हैं, तो जन्म के आधार पर। ठीक है, जन्म के आधार पर हम लोग आज के देश में जाति बंटा जाता है कि अगर आप इस जाति के हो, अगर ब्राह्मण हो तो आपका बच्चा भी ब्राह्मण ही होगा, आपका पोता भी ब्राह्मण होगा, आपके जो भी संतान आपके परिवार से होंगे सारे ब्राह्मण से होंगे। लेकिन उस समय ये जो वर्ण थे, वर्ण का विभाजन काम के आधार पर हुआ करता था। सोच सकते हैं कि वो लोग कितने अपने आप को डेवलप मानते थे, जो जैसा काम करेगा उस तरीके से डेवलपमेंट। आज हम लोग क्या होते हैं कि वर्ण के बाद हम लोग काम को डिसाइड करते हैं, अब पहले काम को देखते हुए वर्ण को डिसाइड किया जाता था। साथ ही साथ ये पितृसत्तात्मक समाज था, जैसा कि आपको बताया होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन था। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो मातृसत्तात्मक था, यानी वहां पर जो भी मेजर डिसीजन लेती थी वो महिलाएं लिया करती थी। लेकिन यहां पर ये जो है पितृसत्तात्मक समाज था, यानी यहां पर जो है फादर ही मेल डोमिनेंट था, यानी मेल ही सारे जितने भी मेजर्स इंफॉर्मेशन ये थे या फिर मेजर जितने भी आगे की जो काम हुआ करते थे, डिसीजन हुआ करते थे, वो फादर ही किया करते थे। ठीक, इसके बाद अब हो सकता है कि आगे चल के चेंज भी हो जाए। आज भी हमारे देश में पितृसत्तात्मक है, मातृसत्तात्मक सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन तक ही सीमित रह गया था। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर भी स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी। आपको मैंने बताया कि आपस में लोग कमिटी में भाग लिया करती थी, सेशंस में भाग लिया करती थी। इसका मतलब यह है कि वहां पर जो महिलाओं की जो स्थिति थी वैदिक सिविलाइजेशन में काफी अच्छी खासा मतलब अच्छे लेवल में थी। और कुछ एजुकेटेड वुमेन थी जिसका नाम है इसमें दिया गया है, पहला है लोपामुद्रा, दूसरा नाम है घोषा, तीसरा नाम है सिक्ता, आपला और विश्वास। ये 5 विदुषी महिलाएं थी, विडो महिलाएं थी। ठीक है, ये 5 विडो महिलाएं थी। ये महिलाएं जो थी काफी अपने आप को एजुकेटेड मानती थी, ये लोग अच्छे खासे पढ़ाई लिखाई किए हुए थे। तो उस समय अगर बात किया जाए वैदिक सभ्यता में, तो महिलाओं की जो स्थिति थी बहुत अच्छी थी। उनको पढ़ने भी दिया जाता था, उनको कहीं पर काम करने भी दिया जाता था, वो लोग डिसीजन लेने में भी हेल्प करते थे। तो इनका मतलब यह होता है कि पितृसत्तात्मक होते हुए भी महिलाओं का जो समय था, महिलाओं का जो क्वालिटी था उस समय, उसकी स्थिति दयनीय नहीं थी बल्कि बिल्कुल अच्छी थी। उसके बाद वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में बाल विवाह और प्रदा प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा कि आपको पर्दा प्रथा की जानकारी आपको मिली थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, प्रोस्टिट्यूशन की जानकारी मिली थी इंडस सिविलाइजेशन में, लेकिन वैदिक सभ्यता के ऋग वैदिक काल में इसकी कोई जानकारी हमें नहीं मिली है। बाल विवाह और प्रदा प्रथा का कोई यहां पर उल्लेख ऋग वैदिक काल में नहीं है। ये सारे हम लोग ऋग वैदिक काल के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
विधवा स्त्री देवर के साथ विवाह कर सकती थी। द विडो कुड मैरी अ वीमेन विथ ब्रदर इन लॉ। ये भी बहुत अच्छी बात थी कि उस समय के लोग अगर किसी का पति डेथ कर जाता है तो वो अपने देवर के साथ वो शादी कर सकती थी। जैसे आज के डेट में इंडिया में ऐसा होता है, तो वैसे पहले भी हुआ करता था। इसके अलावा एक वर्ड अमाजू को यूज किया गया है, और ये वर्ड किसके लिए किया गया है? वैसे महिलाओं के लिए वो जो पूरे जिंदगी भर क्या करती थी, शादी नहीं करती थी। जो जिंदगी भर शादी ना करती थी उसको उस समय में यानी वैदिक सभ्यता में, वैदिक सिविलाइजेशन में अमाजू के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से जाना जाता था? अमाजू के नाम से जाना जाता था। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि वैदिक सभ्यता के अनुसार जो महिलाएं जिंदगी भर अपनी शादी नहीं करती थी उस महिलाओं को किस नाम से जाना जाता था? तो आप उसमें आंसर क्या देंगे? अमाजू देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक सारे पॉइंट्स को आपको कवर किएंगे। अब हम लोग ऋग्वैदिक काल के धर्म के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें धर्म के बारे में क्या चर्चाएं हैं। तो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो अपने प्रिय देवता यानी विलव डाइटी वो किसको माना करते थे? इंद्र को। इंद्र को सबसे प्रिय देवता के रूप में ये लोग मानते थे। साथ ही साथ मनुष्य और देवता के मध्यस्थ का जो काम किया करते थे वो अग्नि देवता को लोग मानते थे। अग्नि देवता जो थे वो मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थ का काम किया करते थे। साथ ही पवित्र पशु जो मैंने पहले बताया, सबसे पवित्र पशु के रूप में लोग गाय को मानते थे। होली एनिमल गाय, जो न मारे जाने योग्य पशु के नाम से जाना जाता था। आज भी हमारे देश में गायों की एक पवित्र स्थान है। उस समय भी गायों को न मारे जाने योग्य पशु को बताया गया है। और आपस में जो लोग लड़ाई करते थे वो गाय के लिए ही करते थे। और एक युद्ध के लिए जो वर्ड का प्रयोग किया गया है वो गविष्टि का प्रयोग किया गया है। और ये लोग सबसे पवित्र नदी किसे मानते थे? तो सरस्वती। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये बताइए, वैदिक सभ्यता के ऋग्वैदिक काल के अनुसार सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था? तो ये सरस्वती को माना जाता था। आपको उसमें रावी दे देगा, सुतुद्री दे देगा, अलग अलग ऑप्शन दे देंगे जो आपको गलत करने के लिए दिया रहता था, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा सरस्वती हो जाएगा। यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको ये याद हो जाने चाहिए। इंद्र को लीडर ऑफ वॉर एंड गॉड ऑफ रेन, इंद्र भगवान को युद्ध का नेता और वर्षा के देवता के रूप में जाना जाता था। अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ कराने वाले देवता के रूप में जाना जाता था। वरुण को क्रिएटर ऑफ अर्थ एंड सन, गॉड ऑफ सी, रेगुलेटर एंड रूलर ऑफ वर्ल्ड, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता और विश्व के नियामक के रूप में वरुण को जाना जाता था। धौ को आकाश के देवता यानी गॉड ऑफ स्काई के रूप में जाना जाता था। सोम यानी वनस्पति देवता यानी प्लांट गॉड के नाम से सोम को जाना जाता था। उषा गॉड ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, प्रगति एवं उत्थान की देवता किसे जाना जाता था? उषा को। अश्विन को गॉड्स ऑफ कैलामिटीज यानी कि विपत्तियों को हराने वाले देवता, ये सब अश्विन को जाना जाता था। पूषण मीन्स होता है पशुओं का देवता यानी गॉड्स ऑफ एनिमल। और विष्णु को वर्ल्ड मेंटर एंड फॉलोअर्स के रूप में भी जाना जाता था। साथ ही साथ मरुत को आंधी और तूफान के देवता यानी गॉड ऑफ स्टॉर्म के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो ये सारे आपको क्वेश्चन एग्जाम में आपसे डायरेक्ट फैक्ट्स के रूप में पूछ सकते हैं। तो ये जो 9 पॉइंट आपको मैंने बताया, ठीक है, ये 10 पॉइंट जो मैंने बताया, ये 10 पॉइंट्स को आपको एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए ये बताइए आंधी तूफान के देवता कौन थे, तो मरुत थे। विश्व के संरक्षक कौन थे, तो विष्णु थे। गॉड ऑफ एनिमल कौन थे, पूषण थे। गॉड्स ऑफ कैलामिटीज कौन थे, अश्विन थे। तो इस तरीके से आपके जुबान पर ये याद होना चाहिए, तब जाके अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो आप बिल्कुल इसको इजी तरीके से टैकल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब लाइफ स्टाइल के बारे में बात करते हैं कि उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी ऋग्वैदिक काल पीरियड में। तो ऋग्वैदिक काल में लोग इंटरटेनमेंट के लिए, जैसे आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता लोग इंटरटेनमेंट के लिए पासा का प्रयोग करते थे और वो लोग शिकार का प्रयोग करते थे। तो जस्ट उसी तरह इंटरटेनमेंट के रूप में वैदिक पीरियड वाले यानी ऋग्वैदिक पीरियड के लोगों ने संगीत का प्रयोग करते थे, हॉर्स रेस का प्रयोग करते थे और रथ दौड़ का प्रयोग करते थे। तो इंटरटेनमेंट के रूप में लोग संगीत, रथ दौड़ और घुड़दौड़ का प्रयोग करते थे। साथ ही साथ इनके जो फेवरेट एनिमल है वो है हॉर्स है। यहां पर थोड़ा समझिएगा, वहां पे होली एनिमल था, ठीक है, वहां पे था होली एनिमल गाय, लेकिन यहां पर फेवरेट एनिमल, वो लोग सबसे प्रिय पशु किसको मानते थे, तो घोड़ा को ये लोग सबसे प्रिय पशु मानते थे।
और वो लोग मुख्य पेय यानी सबसे जो पीने का जो पदार्थ के रूप में, जैसे आज के डेट में हम लोग पीने के पदार्थ में वाइन यूज करते हैं, एनर्जी ड्रिंक यूज करते हैं, रसना यूज करते हैं, सेम उसी तरह उस समय लोग पीने का जो ड्रिंक था उसमें सोमरस जो किससे बनता था, वेजिटेबल से बनता था। यानी आज के डेट में जो सूप है हमारे देश में, जो सूप है, ठीक है, वो सूप उस समय भी काम किया करता था, इसे सोमरस के नाम से जाना जाता था। तो ऋग वैदिक काल के व्यक्ति लोग मुख्य पेय में यानी मेन ड्रिंक में सोमरस का प्रयोग किया करते थे। इसके अलावा जैसे आज के डेट में क्लॉथ कपड़ा के रूप में अलग अलग कपड़ा है, कोई जैकेट पहनता है, कोई शर्ट पहनता है, कोई पैंट पहनता है, तो उसमें 3 टाइप के कपड़ा ये लोग पहनते थे। पहला जो था बास, दूसरा था अधिवास और तीसरा था 19, ठीक है। और आज के डेट में अगर हम लोग अंदर से जो गंजी पहनते हैं या फिर बनियान पहनते हैं, उस समय ऐसे कपड़ा को नीवी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये लोग 3 टाइप के कपड़ा यूज करते थे, बास, अधिवास और 19। और जो अंदर कपड़ा पहनते थे, अंदर में अंडरगारमेंट्स के रूप में, उसको नीवी बोला जाता था, ठीक है। अंदर पहनने वाले वस्त्र को नीवी के नाम से जाना जाता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और अदर इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए। इनकी जो मुख्य व्यवसाय क्या थी मैंने आपको बता दिया, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन था। ये लोग कौन कौन से मेटल्स को यूज करते थे, तो इसके अलावा 2 मेटल्स के बारे में चर्चा किया गया है कि ऋग वैदिक काल के लोग आयरन और कॉपर का प्रयोग करते थे। और माना जाता है कि आर्यंस ने ही आयरन का डिस्कवरी किया था, ठीक है। और आयरन को ये लोग श्याम अयस्क के नाम से जानते थे और कॉपर को ये लोग लोहित अयस्क के नाम से जाना करते थे। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ये सारे दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको एग्जाम यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब रहा कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे यानी बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि जैसे आपको मान लीजिए कोई सामान चाहिए, तो वो आप ऐसे व्यक्ति को खोजोगे जो आपके सामान ले ले और बदले में जो आपको सामान चाहिए वो सामान आपको दे दे। इसी को बोलते हैं मीडियम एक्सचेंज। यानी उस समय करेंसी और मनी के बारे में कोई चर्चा की उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा है पन्नी। अब जो भी व्यक्ति जैसे व्यापार आपस में जब करते हैं तो हम लोग कैसे जाते हैं, दिल्ली है, मुंबई है, बड़े बड़े एरिया में जाते हैं, फिर बेंगलोर जाते हैं। उसी तरह पर्सन हु इज गोइंग फॉर फार अवे फॉर बिजनेस, जो भी लोग व्यापार हेतु दूर दूर तक जाते थे उसे पनी के नाम से जाना जाता था। यानी जो भी काम से या फिर व्यापार से बहुत दूर लोग जाते थे उसको पन्नी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पन्नी के नाम से जाना जाता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लेंडर ऑफ इंटरेस्ट, तो ब्याज पर ऋण देने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो वेकनॉट कहा जाता था। जो भी व्यक्ति अगर लोन लेना चाहता था और उस लोन कैसे लेता था? ब्याज पे लेता था। तो ब्याज पे देने वाले उसको लोन व्यक्ति को क्या कहा जाता था? वेकनॉट के नाम से जाना जाता था, ठीक है, वेकनॉट। इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपको एग्जाम यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इस ऋग वैदिक काल में ब्याज पर ऋण देने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? उसे वेकनॉट के नाम से जाना जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। ऋग वैदिक रिवर में कौन कौन से रिवर प्रचलित थी? तो सबसे जो इंपॉर्टेंट और सबसे पवित्र जो नदी ये लोग मानते थे वो सरस्वती को ये लोग मानते थे। और सबसे ज्यादा जो यूज किए हैं, सबसे ज्यादा जो नाम मिला है सिंधु वैदिक सिविलाइजेशन में यानी वैदिक सभ्यता में, वो सिंधु नदी को मिला है। तो यहाँ पर 2 चीज याद रखना, सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी के रूप में लोग सरस्वती को मानते थे, और सबसे सर्वाधिक उल्लेखित नदी जिसकी सबसे ज्यादा जानकारी मिली है, सबसे ज्यादा उल्लेख मिला है, वो सिंधु नदी है। इसके अलावा गंगा का एक बार उल्लेखित किया गया वैदिक सभ्यता में, और यमुना की मात्र 3 बार उल्लेख की गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिवर रिलेटेड। अब यहाँ पर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये बनेगा कि जैसे कि आज के डेट में झेलम नदी है, झेलम नदी है, तो इनका पुराना नाम कुछ और हुआ करता था और आज नाम कुछ और है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एंशिएंट और मॉडर्न नेम खासकर मिलान करने में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो सबसे पहला नदी है क्रुब, ये नदी का जो पुराना अभी जो नाम है इसका कुर्रम है, और पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? क्रुब हुआ करता था। जैसे आज का डेट में जो काबुल है, काबुल का जो पुराना नाम है वो कुहा हुआ करता था। झेलम का पुराना नाम विस्तता हुआ करता था। चिनाब का पुराना नाम अस्किमी हुआ करता था, ठीक है। तो एंशिएंट नेम और मॉडर्न नेम आपसे पूछ सकता है या फिर आपको मिलाने के लिए दे सकता है, जिसको आप अच्छे से याद कर लेना, बिल्कुल रट लेना, यहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। इसके अलावा सतलज को पुराना नाम सुतंद्री था, प्यास का पुराना नाम बिपाशा था, गंडक का पुराना नाम सदानीरा था। इसके अलावा गोमल, ठीक है, गोमल का पुराना नाम गोमती था,
स्वात, सुवस्तु, रावी, परुष्णी और घग्गर, दृशजति या फिर सरस्वती। तो सरस्वती का ही पुराना नाम दृशजति था, जिसको आज घग्गर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये 11 जो नदी है, एंशिएंट नेम और मॉडर्न नेम, ये आपकी जुबान पर याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से देखने को मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में। अब मैं जो आपसे बात करने वाला हूं वो हम लोग बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में। तो अभी तक हम लोगों ने ऋग वैदिक काल पढ़ा, यानी कि पूरे वैदिक काल को दो भाग में बांटे। एक तो आपको हो गया ऋग वैदिक काल और दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल, यानी कि हो गया ऋग वैदिक पीरियड एंड दूसरा हो गया लेटर वैदिक पीरियड। और लेटर वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? वो है 1000 BC से 600 BC। ठीक है, 1000 BC से 600 BC इसका टाइम पीरियड है। तो अगर आप ऋग वैदिक पीरियड पढ़े तो ऋग वैदिक पीरियड में आपको सारा कुछ वही रहेगा उत्तर वैदिक पीरियड में, लेकिन क्या क्या बदलाव हुए उसके बारे में, अगर जो बदलाव हुए बस उसको मैं किया हूं ताकि एक सिंप्लीफाइड वे में उसको समझा जा सके। तो वहां पे जो फेवरेट गॉड थे, ठीक है, जो प्रिय जो देवता थे, वो लोग इंद्र को मानते थे। कहां पे? ऋग वैदिक में। और यहां पर आते थे वो चेंज हो गए। अब जो है लेटर वैदिक पीरियड में जो फेवरेट हो गए, यानी प्रिय जो देवता हो गए, वो प्रजापति हो गए। ठीक, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि लेटर वैदिक पीरियड में लोगों का यानी आर्यों का जो प्रिय देवता के रूप में किसे जाना जाता था? तो वो प्रजापति जाना जाता था। आपको ऑप्शन में इंद्र भी रहेगा और प्रजापति भी रहेगा, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में वो लोग बार्टर सिस्टम का प्रयोग करते थे ऋग वैदिक वाले लोग, लेकिन ये लोग मनी का प्रयोग करने लगे। और इसमें दो टाइप्स का मनी का प्रयोग करते थे, जैसे हम लोग इंडिया में रुपीस का प्रयोग करते हैं, तो वो लोग निस्क और शब्दमान दो टाइप के लोग मनी का प्रयोग करते थे विनिमय करने के लिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज करने के लिए। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब बार्टर सिस्टम ये होता है कि पहले के जमाने में इंडिया में भी बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जब लोग सामान के बदले सामान दिया करते थे। तो जैसे कि मान लीजिए आपको कोई सामान चाहिए, तो आपको जैसे मान के चलिए आपको मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल आपको उसी व्यक्ति को देना होगा जो व्यक्ति को एक्चुअल में मोबाइल का यूज है, और आपको वो चीज जरूरत पड़ेगी जो वो व्यक्ति आपको देना चाहे। यानी सामान के बदले सामान का जो एक्सचेंज होता था उसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। लेकिन ये लेटर वैदिक पीरियड आते आते ये चेंज हो गया। लेटर वैदिक पीरियड में लोगों ने मुद्राएं का प्रयोग करना शुरू कर दिए, मनी का प्रयोग शुरू कर दिए। और इसमें दो टाइप की जो मुद्राएं थी, एक थी निस्क और दूसरा क्या था? शतमान। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बिजनेस। ठीक है, ये लोग बिजनेस के रूप में क्या करते थे? ऋग वैदिक वाले पशुपालन करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये लोग एग्रीकल्चर, इनका जो मेन बिजनेस हो गया वो एग्रीकल्चर हो गया। यानी एनिमल हस्बेंड्री से ये चेंज होकर एग्रीकल्चर चला गया। ठीक, यहाँ पर अगर देखा जाए, मैंने आपको बताया कि विमेन का पोजीशन काफी अच्छा है कि सभा और समिति में भाग ले सकती थी, बड़े बड़े लोगों को सपोर्ट करती थी। यहाँ पर बहुत अच्छे कंडीशन थे ऋग वैदिक काल में। लेकिन ये उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक पीरियड होते होते ये बहुत वर्स्ट कंडीशन हो गया, बहुत बैड कंडीशन हो गया। महिलाओं का जो कंडीशन हो गया बहुत बुरा हो गया। ठीक, इसके अलावा वर्ण का आधार बोले तो वर्ण का जो चुनाव होता था, जो आधार होता था, वो कर्म के आधार पर होता था। कहां पर? ऋग वैदिक पीरियड में। जो जैसा कर्म करेगा उस तरह से उसको ऐसा वर्ण मिलेगा। आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो आपको ब्राह्मण मिलेगा, कोई बेकार काम कर रहा है उसको शूद्र मिलेगा। इस तरह से वर्ण के आधार पर काम को बांटा जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यानी लेटर वैदिक पीरियड में ये जन्म से हो गया। जैसे कि आज इंडिया में होता है, जैसे कि मान लीजिए इंडिया में अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका बच्चा भी ब्राह्मण होगा, उसका पोता भी ब्राह्मण होगा, मतलब उसके पूरे फैमिली जनरेशन बाय जनरेशन जो भी होगा वो ब्राह्मण ही होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको गोत्र से पूछा जाता है कि ऋग वैदिक काल में गोत्र के बारे में किसी भी तरह का कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में गोत्र के बारे में जानकारी इसकी मिल गई थी।
तो गोत्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी लगभग सेम ही है। यही 6-7 जो पॉइंट है वो चेंज हुए हैं ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। बाकी जो ऋग वैदिक काल वाले हैं वही लेट वैदिक पीरियड में भी उत्तर वैदिक काल में भी उसको फॉलो किया गया है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद कर लेना। चलिए अब आपको बुक्स में क्या मिलेगा, पूरा फिर से वही चीज को यहाँ पर लिखा गया होगा उत्तर वैदिक काल में, जो बिल्कुल बेकार की चीज होती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम लोग को पढ़ना वही है जो ऐसे अपने कंटेंट को बनाया जाए जो मात्र एक बार पढ़े और एक बार पढ़ने के बाद सारा चीज हमको जानकारी अच्छे तरीके से मिल जाए। अगर आप एक चीज को 2 बार 3 बार 4 बार लिखोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, कंटेंट आपके बड़े हो जाएंगे, आपके मेहनत हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इस तरीके से काम नहीं करना है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर आप लोग सब लाइक कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और इसका प्रॉपर लाभ लिया जा सके। अगर हमारी वीडियो, हमारी मेहनत थोड़ी सी भी आपको काबिलियत लग रही हो कि अच्छे हमने काम कर रहा हूँ, अच्छा आपको समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को जरूर और लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो का और रीच बढ़े और लोगों के पास ये वीडियो जा सके ताकि इसका और भी लोग इसका फायदा उठा सके। एजुकेशन का मतलब यही होता है कि जितना लोग इसको फ्री में यूज करें वो सारा बेटर है। वही हमारे देश कंट्री का बदलाव की आज के डेट में जरूरत भी है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर वैदिक काल में यानी लेटेस्ट वैदिक पीरियड में जब भी राजा जो थे वो राजा अपने आप को राज्याभिषेक कराते थे। तो राजा जो राज्याभिषेक जो कराते थे तो उस समय यज्ञ होता था, जिस यज्ञ का नाम था क्या था, राजसूय यज्ञ। तो याद रखना एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय किस यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था, तो राजसूय यज्ञ। इन द लेटर वैदिक पीरियड द राजसूय यज्ञ मीन्स होता है यज्ञ वाज परफॉर्म एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन ऑफ द किंग। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। कोरोनेशन मीन्स होता है अनुष्ठान। चलिए अब यहाँ पर 2 पॉइंट और याद रखना है। उत्तर वैदिक काल में जो हल थे यानी प्लो जो था उसको सीरा के नाम से जाना जाता था और प्लो लाइन को यानी हल की रेखा को सीता के नाम से जाना जाता था। ये दोनों पॉइंट्स को याद कर लेना, ये डायरेक्ट फैक्चुअल पॉइंट है, फैक्ट के रूप में से देखा गया है। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटें का प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। Evidence of the use of baked bricks has been found for the first time in कौशाम्बी नगर। यानी उत्तर वैदिक काल में एक जगह था कौशाम्बी नगर और कौशाम्बी नगर से पहली बार पक्की ईंटें के प्रयोग के वहां से साक्ष्य मिले हैं। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर वैदिक काल में कौन से नगर में पहली बार पक्की ईंटें का प्रयोग करने का साक्ष्य मिले हैं, तो कौशाम्बी नगर होगा इसका आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल अब आगे बढ़ते हैं। अदर्स कुछ मैटर्स है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जहां से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, जो उत्तर वैदिक काल में या फिर वैदिक सभ्यता में इसकी जानकारी मिली हुई है। तो सबसे पहले है उपनिषद। ठीक है, उपनिषद। तो उपनिषद के बारे में देखते हैं। तो टोटल उपनिषदों की जो संख्या है वो कितने हैं, 108 है। एकदम इसको रट लेना, यहाँ से एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और हमारे देश का जो सत्यमेव जयते है वो उपनिषद से ही लिया गया है और उसमें एक मुंडको उपनिषद से ये लिया गया है। तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा है और कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा यजना हैज बीन कंपेयर्ड टू ए ब्रोकन बोट इन मुंडको उपनिषद। तो एक चीज और बताइए, मुंडको उपनिषद में यज्ञ की तुलना, जो यज्ञ होता था जैसे राजसूय यज्ञ के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया, तो यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, ब्रोकन बोट से की गई है। अब ऐसा क्यों किया हम लोगों ने ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये फैक्ट के रूप में आपको ये याद होना चाहिए। आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि किस उपनिषद में यज्ञों की तुलना टूटी नाव से की गई है, तो आपको आंसर देना है मुंडको उपनिषद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 महाकाव्य होते हैं, एपिक जो होते हैं 2 महाकाव्य, एक रामायण और एक महाभारत। महाभारत का जो पुराना नाम है वो क्या है, जय संहिता, और ये
वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाकाव्य है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इपिक है। तो आपसे ये क्वेश्चन बनेगा कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो आपको बताना होगा महाभारत का जो पुराना नाम है ओल्ड नेम है वो जय संहिता है। ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन काफी बार बने हैं, एसएससी लेवल पे क्वेश्चन बने हुए हैं, सीईटी में भी क्वेश्चन देखने को आगे आपको मिल सकता है। इसकी प्रिपरेशन आपको अच्छे लेवल से करते हुए चलना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब कुछ लोगों ने अलग अलग फिलॉसफी दिए हैं, तो कौन से फिलॉसफी के फाउंडर्स कौन है ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये फैक्चुअल पॉइंट है और इस फैक्चुअल पॉइंट को आप याद कर लेना, तो रट लेना। जैसे चारवाक फिलॉसफी, फिलॉसफी क्या होता है, तो फिलॉसफी मींस होता है दर्शन। अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है, वो अपनी फिलॉसफी को देते हैं और अलग अलग फिलॉसफर हैं। तो चारवाक फिलॉसफी के फाउंडर है चारवाक है, योग के पतंजलि है, सांख्य के कपिल है, इसके अलावा न्याय के गौतम है। ये सब याद रखना, एकदम एग्जैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पूर्व मीमांसा का है जैमिनी है, उत्तर मीमांसा का बादरायण है, ठीक है, बादरायण। और वैशेषिक के कनाद या फिर उल्लक है, ठीक है, उल्लुक है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनफैक्ट को याद रखना, ठीक। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन है कि वेदांत सूत्र के जो कंपोजर कौन थे। तो वेदांत सूत्र के जो कंपोजर हैं वो कौन है, बादरायण है। क्या है, बादरायण जो है वो वेदांत सूत्र के कंपोजर्स थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वेदांत सूत्र के जो कंपोजर थे, जो रचयिता है, वो बादरायण है। ये भी आपको क्वेश्चन आना चाहिए, एग्जाम में ये पूछ सकता है। तो ये रहा पूरा आपको उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल दोनों मैंने आपको समझा दिया। काफी डिटेल में समझाने की कोशिश किया हूँ, एकदम टू द पॉइंट सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है और बहुत डिटेल में सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश किया हूँ। आपको बच्चे क्या करना है कि इसकी नोट्स प्रॉपर बना लेनी है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने के साथ इसकी कंप्लीशन अच्छी तरीके से करना है और इसको रिवीजन करते जाना है, ठीक है। मैं बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश किया हूँ, इससे बाहर आपको कुछ नहीं जाएगा। आपको ये पढ़ने के बाद आप इसका एमसीक्यू लगाइए। एमसीक्यू जब लगाओगे तो आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगा। आप अच्छे तरीके से उसको मदद लेना और आपसे देखना कि क्वेश्चन जो मैं बताया हूँ बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। बिल्कुल आएंगे और बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को पहले जरूर लाइक कीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके आप लोग व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, इंस्टा पे शेयर कीजिए, अलग अलग जगह पर शेयर कीजिए। अगर आपके कोई ग्रुप है वहां पे शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये चीज पहुंच सके और ये लोग इसका हेल्प यूज कर सके।